मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू करने के लिए चुना गया था। साथियों, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उस समय बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाए तो ठीक है। लेकिन नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का मानना था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में ये घोषणा की गई कि हम हर वर्ष 26 तारीख को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि हम पूर्ण रूप से आजाद हैं, ये कांग्रेस के उस अधिवेशन में घोषणा कर दी गई थी। ध्यान रखिए, उस समय तक हमारा देश अंग्रेजों के अधीन ही था। खैर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक एक्ट पारित करती है जिसका नाम होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसकी लागू होने की जो तिथि होती है वो होती है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही ये एक्ट लागू होता है और हम यानी कि भारत देश आजाद हो जाता है। ध्यान रखिए, हम आजाद हुए हैं लेकिन इस समय तक हमारा कोई संविधान नहीं लागू। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कठिन तपस्या के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होता है। 60 संविधानों की प्रेरणा से बना यह संविधान दुनिया को दिशा देने वाला, भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होता है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा ये संविधान अपनाया गया। इसकी कुछ एक्ट जैसे नागरिकता ही लागू होती है, इलेक्शन से संबंधित एक्ट ही लागू होते हैं। 26 जनवरी 1950 का वेट किया जाता है क्योंकि हम आजादी के पहले से 1930 से लगातार ये 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे। इसीलिए हमने ये फैसला किया, यानी हमारे देश ने फैसला किया, कांग्रेस ने फैसला किया कि हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 1950 को यह घोषणा की कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों के सलामी के साथ में झंडारोहण करके देश को एक नई सौगात दी। लेकिन साथियों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गवर्नर जनरल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसके असल में मायने क्या होते हैं, हमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से क्या समझना चाहिए, आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में। आप जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ या 15 अगस्त 1947 को, उस समय वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, आमतौर पे ये दोनों पद एक ही व्यक्ति होता है। वायसराय जो राजा का प्रतिनिधि, यानी ब्रिटेन के राजा का जो प्रतिनिधि भारत में होता था, उसे हम वायसराय कहते थे। गवर्नर जनरल आमतौर पे हम उसे कहते हैं जिसे भारत की कमान, प्रशासनिक की, लोकतांत्रिक की, राजनीति की कमान होती है जिसके हाथ में, उसे हम गवर्नर जनरल कहते हैं। आपको मैंने बताया कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। संविधान लागू होने के साथ में ये दोनों पद समाप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि संप्रभु होने का मतलब क्या है। इन संप्रभु हम एक स्टेज में नहीं, 4 स्टेजेस में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो हम उसकी कॉलोनी थे, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज होता है प्रोटेक्टरेट, यानी जब किसी के संरक्षण में कोई देश होता है तो हम उसे दूसरे देश को प्रोटेक्टरेट देश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन हमसे ये कहता कि आप की सेना और विदेशी मामले आप हम पे छोड़ दीजिए, बाकी आप अपना पूरा काम देखिए, तो हम उसके प्रोटेक्टरेट होते। पहले हम कॉलोनी थे, प्रोटेक्टरेट होते इस कंडीशन में। लेकिन डोमिनियन स्टेटस जो मैंने आपको कहा था कि जो कांग्रेस के नेता काफी संतुष्ट भी थे इस पे, इसमें क्या था कि हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का मुखिया होगा, यानी राज्य का मतलब जो देश का मुखिया होगा, वो इंग्लैंड की क्वीन या इंग्लैंड के राजा होंगे। लेकिन बाकी हम स्वतंत्र होंगे सारी चीजों में। सिंबॉलिक तौर पे हमारा जो स्टेट ऑफ द हेड होंगे वो ब्रिटेन होता। लेकिन सॉवरेन का मतलब होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सिंबॉलिक तौर पे भी हम किसी के गुलाम या किसी के अधीन नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट हमारा भारत का ही व्यक्ति होगा। तो ये क्योंकि हम भारत के व्यक्ति ही हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए हम एक संप्रभु राष्ट्र है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि भारत की स्थिति इन 4 कैटेगरीज में कब कब क्या रही है। 15 अगस्त 1947 को हम एक कॉलोनी थे, क्योंकि उस समय हम उपनिवेश थे, इंग्लैंड के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में, चूंकि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उस समय भारत एक डोमिनियन स्टेट था ब्रिटेन का। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, हम एक सोवरेन स्टेट हो जाते हैं। दैट मीन कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हो जाते हैं।
अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं गणराज्य क्या है, हम किस कंडीशन में किसी देश को गणराज्य कहेंगे, आखिर गणराज्य के मायने क्या है। साथियों, रिपब्लिक जो शब्द है वो लैटिन वर्ड के रेस रिपब्लिका से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका संबंध जनता से होता है। यानी कि हम कहते हैं ना, एक पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जब कोई भी देश, कोई भी किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, ये 4 कंडीशन फॉलो होगी तभी हम किसी देश को रिपब्लिक कहेंगे। पहला, जो उसका हेड ऑफ द स्टेट है वो चुन के आना चाहिए। हमारा हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है। आप ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है और राष्ट्रपति इस हेड ऑफ द स्टेट होता है, देश का मुखिया होता है। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुन के आता है, इसलिए हम रिपब्लिक है। दूसरा, नो प्रिविलेज क्लास, कोई भी किसी भी जाति, धर्म या परिवार को कोई भी विशेषाधिकार किसी भी चीज के लिए ना हो, तो हम रिपब्लिक कहलाएंगे। और जो पब्लिक ऑफिसर्स यानी जो राज्य के पद हैं, जो कि सरकारी पद हैं, वो सभी के लिए बराबर हो तो हम रिपब्लिक होते हैं। और पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है, यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता होती है, जब जनता के हाथ में शासन होता है तो हम एक रिपब्लिक होते हैं। चारों स्टेट रिपब्लिक होने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब आके समझते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहा जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य 4 स्टेजेस में आपको समझाता हूँ। पहला होता है पूर्ण राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की हम उसे कहते हैं जब एक ही व्यक्ति का, राजा का जन्म से तय हो, ये एक व्यक्ति राजा के यहाँ पैदा हुआ, यही इस देश का राजा होगा, तो वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की की स्थिति होती है। आज के लिए अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो साउथ कोरिया एक एब्सोल्यूट मोनार्की वाला देश है, जहाँ राजा का बेटा ही राजा होता है और वहां पे पूर्ण तरह से राजतंत्र यानी राजा की चलती है। दूसरा स्टेज आता है मिक्स्ड मोनार्की, जैसे आज के जॉर्डन और ओमान, जहाँ पे जनता और राजा मिलजुल के शासन करते हैं, तो वहां पे मिक्स्ड मोनार्की होती है। तीसरा स्टेज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे संविधान और राजा का दोनों का अधिकार होता है। एक डोमिनियन के तौर पे आप डोमिनियन मोनार्की भी इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज का ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ये सफल देश हैं, लेकिन आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंदर जकड़े हुए हैं। इनका हेड ऑफ द स्टेट, ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ब्रिटेन की जो क्वीन होंगी या राजा होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, जापान के हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, यानी हमारा हेड ऑफ द स्टेट, हम पूर्णतः लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा हेड ऑफ द स्टेट कोई नहीं है, तो भारत ही नहीं, भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि देश हेड ऑफ द स्टेट है। साथियों, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत गर्व का विषय है कि हम एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, एक संप्रभु राष्ट्र है, जहां पे मैंने बताया कि किसी विशेष वर्ग का, किसी विशेष परिवार का, और 4 कंडीशन मैंने आपको बताया, जनता के द्वारा चुन के आता हूँ। लेकिन आज भी आप जानते हैं कि राजनीति हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, चाहे वो जुडिशरी तक हो, वहां पे भी एक विशेष परिवार का अधिकार, विशेषाधिकार रहा है। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आज भी 50% से ज्यादा जज 200 से 250 परिवार से आते हैं। आज भी 20 से 22 स्टेट में आप देखेंगे तो राजनीति कुल 100-200 परिवारों के हाथ में ही है। आज भी बॉलीवुड में आप देखेंगे तो 50-60-70 परिवार का ही वर्चस्व रहा है। तो व्यवहारिक तौर पे हमको एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी बनने का प्रयास करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने का यही फर्ज है, यही कर्तव्य है। आइए 26 जनवरी 2024 को जब हम 75वां गणतंत्र अमृत महोत्सव में है, 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हम मिलकर संकल्प करें कि हम व्यवहारिक तौर पे भी भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद।